आइए चालू करते हैं लिखना, इसमें आगे लिखते हैं, नोट करो, लिखो बेटा। तो हम पढ़ रहे थे भाई कंपनी, ये बात टॉपिक क्या था, टॉपिक को रिवाइज करते हैं पहले। टॉपिक क्या था, अगर कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, वो भी कौन से, डिफरेंशियल राइट्स वाले। तो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर कब इशू कर सकती है, वो प्रोविजन हम पढ़ रहे थे, हम लिख रहे थे। तो हम लिख रहे थे कि सर कंपनी ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट ना किया हो। डिफॉल्ट किसमें, पेमेंट देने में डिफॉल्ट ना किया हो, रिमेंबर, मैच्योर डिपॉजिट की पेमेंट देने में, इंटरेस्ट देने में, रिपेमेंट करने में, रिडम्पशन करने में डिफॉल्ट ना किया हो। अभी वही पार्ट चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है। ओके, तो लिखते हैं सेक्शन नंबर 43 चल रहा था हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं इसमें। लिखो, नोट करो बेटा, इसी में आगे लिखो, इसके बाद में लिखो पेमेंट ऑफ ड्यूज, कोई पैसा बकाया है अगर, कौन से वाला लिखो, विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, लिखना चालू करो यहीं से। अच्छा, ड्यूज, DUES बेटा, ड्यूज, ड्यू कोई बचा हुआ पैसा अमाउंट है तो पेमेंट ऑफ ड्यू विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, व्हिच वन इज दिस, लिखो रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज। आप लोग जानते हो क्या होता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, खासकर इंडस्ट्रियल एक्ट, एग्जाम्पल बोलते हैं ना, मिनिमम वेज एक्ट, बोनस एक्ट 1965, रिमेंबर, एम्प्लॉय इंश्योरेंस वाला। तो ये कौन से पार्ट हैं, ये सारे वो स्टैट्यूट हैं, दे आर दोज एक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज के बेनिफिट के पॉइंट से बनाए गए हैं। तो उनमें एग्जांपल मान लो, अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया, एग्जांपल मुझे बताओ, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो उसे बोनस देना पड़ता है एज पर दी बोनस एक्ट 1965। कैन यू प्लीज टेल मी, अगर नहीं दिया तो क्या बोलोगे, डिफॉल्ट नहीं किया, नहीं किया, इज इट बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट और नॉट? ऑब्वियस, यस सर, हाँ, वेरी गुड, एग्जैक्टली। लिखो, आगे लिखो, इसी में लिखो, नेक्स्ट पे लिखो डिफॉल्टेड इन, आगे लिखो इसमें क्रेडिटेड द अमाउंट, क्रेडिटिंग द अमाउंट, कौन सी वाली, इन, देखो इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। बेटा ये इन्वेस्ट में एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कराओगे उनको, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉपर टाइमली बेसिस के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, रिटर्न के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यस सर, यस, डिफॉल्ट ट्रीट करेंगे, एग्जैक्टली, यस। नेक्स्ट लिखो, इसमें नोट बनाओ नीचे, अब पहले से लिख लेते हैं फिर समझेंगे इस पार्ट को, ठीक है पूरा, तो हमने पढ़ा नहीं था, सिर्फ नोट किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। इसको नोट बनाओ, लिखो हाउएवर लिखो द कंपनी कैन इश्यू शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। इस सब के अलावा भी कंपनी किस किस केस में डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इश्यू कर सकती है, अगर डिफॉल्ट कर दिया उसने तब, ये तब की बात बोल रहा है, अगर कंपनी से डिफॉल्ट हुआ इन सब के अंदर तो कब कर पाएगी। लिखो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, उसे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, वो भी कब से, लिखो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर से, देखो इन विच सच डिफॉल्ट वॉज मेड। मतलब भैया अगर डिफॉल्ट कर दिया ठीक है, ओके, लेकिन आपको उसके लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा डिफॉल्ट करने के बाद, अगर दोबारा से अगर डिफरेंशियल राइट के शेयर इशू करना चाहते हो तो पहले डिफॉल्ट अगर हो गया तो 5 साल फाइनेंशियल वेट करो, 5 साल के बाद ही आपकी कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इशू कर सकती है। इज इट क्लियर? नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ओके, डन 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 डन, नोट हो गया, चलो आगे आओ। नेक्स्ट लिखो, ये 6 था ना, ओके 7th लिखते हैं अब। 7th में लिखो द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज। भैया पेनल्टी वगैरह तो नहीं लगी तुम पर कोई? ओ, पेनलाइज्ड,
कौन किससे कौन करेगा? अच्छा, पेनल्टी कौन लगाता है? ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलटी। ड्यूरिंग द लास्ट वेरी गुड, सबने रिप्लाई किया सर, एनसीएल। द लास्ट 3 years of any offense under, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन के पार्ट को फॉलो नहीं किया और आप पे पेनल्टी लगाई गई थी, वो एक्ट कौन कौन से नाम लिख लो उनका? देखो, आरबीआई एक्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1934, सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटी, ये तो आज हमें याद है सर, प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। और एक और आ गया यहां पर, कौन सा लिखो? फॉरेन एक्सचेंज तो बोलता है फेमा मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यस एग्जैक्टली, फेमा अतुलित, यस बेटा। अभी जो सर प्लीज अभी तक की स्लाइड्स दिखा दो, मेरा इंटरनेट इशू था। ओके पार्थी, लो बेटा। पार्थी सिर्फ अपने ये नीचे वाला पार्ट लिखा बेटा, ये 2 पार्ट हमने को यहाँ तक तो लिख लिया था लास्ट क्लास के अंदर, तो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी तो यहाँ से कंटिन्यू किया है मैंने। ओके, अब इसे हम लिख रहे हैं, समझाया मैंने कुछ भी नहीं है, जैसे निकला खत्म होगा हम पूरा पार्ट समझाऊंगा स्टार्टिंग से। $1999 बेटा, आकांक्षा, इट्स 1999, 1999, 99, यस। ओके डन। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ब्रैकेट में रेगुलेशन एक्ट बेटा, चले। सिक्योरिटी का मतलब क्या? शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स, इसके अंदर वो एक्ट अप्लाई होता है उनके ऊपर। एक्चुअली सेबी एक्ट से पहले एक एक्ट ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था, दैट एक्ट नेम इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटरी बॉडी है बेटा एक तरीके से एक्ट। चले आगे है, आगे लिखो आंसर, ये था 7th, अब लिखो हेडिंग बनाओ 8th। 8th में लिखो, देखो नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन। अच्छा एक बात बताओ, क्या इक्विटी शेयर वाले, कैन यू प्लीज टेल मी, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर रिप्लाई का फिर लिखते हैं इसको। क्या इक्विटी शेयर विद हैविंग वोटिंग राइट्स, उसे आप शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? टेल मी, सोचो तो सही। हाँ कर सकते हैं, ओके। और बाकी बताओ, आकांक्षा यस यस, अनुतेज यस 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 यस। एक दूसरे को देख के बोलते हो ना, लायक हो तुम लोग। हाँ इजित सो नहीं कर सकते आप। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना, मैं कह रहा हूं इक्विटी विद वोटिंग राइट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशियल राइट्स। शुभम कह रहा है नो। हाँ सोच तो, ऐसे रट्टा मत मारो याद, रट्टा नहीं मार के नहीं पढ़ना, सीख सोच के देखो, ध्यान से प्रैक्टिकल सोच के देखो। अगर कोई शेयर होल्डर तुम्हारे पास में वोटिंग राइट लेके आया था, तो क्या उसके इक्विटी के पार्ट को ही बदल दोगे तुम लोग जिस पर्पज से वो आया था? नो। अनुतेज कह रहा है नो, शुभम नो। बताओ बताओ बताओ, आकांक्षा नो नो नो। समझ में आ गया बोल रहा हूं? प्रैक्टिकल सोच के देखो ना चीजों को, कि भैया वोटिंग राइट्स के बेस पे आया था, अगर उसको वोटिंग राइट चाहिए था जो उसको मिलता है एज ए शेयर, तो क्या वो अपने राइट को बदल देगा? ओ समझ में आ गया, ओके। तो लिखो इसके अंदर नॉर्मल लेके आ रहा है वो, तो नॉर्मल लेके आ रहा है। अब उसको बोलो एक काम करो, वोटिंग राइट खत्म तुम्हारा, मैनेजमेंट राइट स्टार्ट हो जाएगा। इज इट सो? ये बात, ये दोनों पार्ट तो देख, ये मेरी बात अतुलित, ये दोनों पार्ट तो उसके पास आ ही रहे हैं ना बेटा। मुद्दा क्या है? मुद्दा सुन ध्यान से, टॉपिक क्या पढ़ रहा है? टॉपिक पढ़ रहा है अपने पास में डिफरेंशियल राइट वाले शेयर कब इशू कर सकते हो। तो क्या डिफरेंशियल राइट के शेयर इशू करने के पर्पज से क्या मैं जो इक्विटी विद वोटिंग राइट उनको कन्वर्ट कर लूं? नहीं ना। अगर इशू कर, आप तो नए इशू कर रहे तरीके से ना, ये थोड़ी बोलोगे हमारे पास तो पहले से शेयर होल्डर रखे हुए हैं, हमने उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया। इज इट सो? समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? टॉपिक कौन सा टॉपिक चल रहा है? कन्वर्जन वाला पार्ट। ओके आओ लिखते हैं इसके अंदर। तो लिखो द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट, द कंपनी shall not convert
इट्स, तो इक्विटी विद वोटिंग राइट्स, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स बेटा फॉरेन एक्सचेंज लिखा था, पूरा लिखा नहीं गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो लिखो इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, लिखो इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स। वो नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। नोट हो गया? लिखा है अभी तो आपने, क्या सर नोट हो गया, नोट हो गया करते रहते हो। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सॉरी, नोटेड, डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट लिखो। हाँ बोल बेटा। कन्वर्जन तो होता ही है ना बेटा ईशा ईशा ईशा, बेटा क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन क्या बोला हमने, देख सुन ध्यान से। टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक का नाम बता पहले तो मुझे। क्या मैं यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल? ईशा, सेक्शन 43 इज अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, रिमेंबर? अब सिक्योरिटी इशू करने वाले हो पहली बार, ठीक है? ईशा कैन यू प्लीज टेल मी, आप सब लोग मान लो मेरी कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर हो विद वोटिंग राइट्स वाले, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ इशूइंग द न्यू शेयर ऑफ डिफरेंशियल राइट, अगर मैं ये बोलूं कि ओके कोई बात नहीं, तुम लोग तो हो ही मेरे पास में, तुम्हें कन्वर्ट कर दूं? ईशा नहीं, देख सुन, राइट्स कन्वर्ट होते हैं, क्या मैं अपने पार्ट को कन्वर्ट, देख सिंपल सी बात समझ। द टॉपिक इज सेक्शन 43 इज अबाउट कि वो कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, समझना पूरा टॉपिक बोल रहा हूं मैं, वो कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको, अगर आपको शेयर इशू करने हैं डिफरेंशियल राइट्स वाले, क्योंकि डिफरेंशियल राइट्स में सिर्फ डिविडेंड ही नहीं है, उसमें बहुत सारे राइट बन सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन कि आप आओ मेरे मैनेजमेंट का पार्ट बन जाओ, आप मेरे बीओडी में रोल प्ले करोगे, आप मुझे एक एडिशनल अमाउंट लोन के रूप में दोगे, एग्जाम्पल के लिए। तो इफ आई एम गिविंग यू सर्टेन राइट्स विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी पार्ट में क्या आता है? वोटिंग राइट आता है बेटा, डिविडेंड राइट आता है, दो राइट मिलते हैं इक्विटी के अंदर, वोटिंग मिलता है, डिविडेंड मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं तुम्हें बाकी राइट्स दे रहा हूं, रिमेंबर, तो राइट्स का मतलब ये नहीं कि मेरे पहले राइट भी कॉमन रखूंगा, मैं वो राइट चेंज करने वाला हूं तुम्हारे। नाउ यू विल बी नॉट हैविंग द वोटिंग राइट, यू विल नॉट हैव द राइट टू शेयर डिविडेंड। लाइक इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन, कैन यू प्लीज टेल मी? क्या मैं तुम्हें कन्वर्ट कर दूं? एक्सेप्शंस तो है ईशा, एक्सेप्शन तो है, ये नहीं बोलूंगा नहीं होंगे, रिमेंबर। बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशियल राइट शेयर, उस पार्ट में आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते, मना किया है लोगों ने आपको। एक्सेप्शन तो मिल ही जाएंगे उसके बाद में, कब कर सकते हो कब नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ईशा? ठीक है, ओके सर। तो राइट्स, हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, बट अपने पार्ट को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे पुराने राइट को खत्म कर दूं, ओल्ड राइट्स को? नहीं, समझ में आ गया? यस, ओके। लिखो, इसमें आगे लिखते हैं, हेडिंग बनाओ इस। हाँ बेटा एग्री करने, मेरी बात सुन, लीगल प्रोविजन है ना। अब शेयर होल्डर तो रेडी हो जाएंगे, मैंने तैयार कर लूंगा, क्या करोगे बताओ? एक बात बता, याद कर, एक पॉइंट हमने पढ़ा था सेक्शन 40 के अंदर प्रोस्पेक्टस में, याद कर। वहां एक पॉइंट था कि एप्लीकेंट के ऊपर किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन नहीं लेनी चाहिए जो उन्हें बाइंड करे प्रोविजन को फॉलो ना करने के लिए। तो लॉ ने प्रोविजन दिया, यू कैन नॉट कन्वर्ट, द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट द वोटिंग राइट इनटू डिफरेंशियल राइट, ये लॉ का प्रोविजन है। तो अगर इसको मैं वायलेट करूंगा तो कॉन्ट्रवेंशन नहीं बन जाएगा कांशा बेटा? इवन दे आर रेडी, समझ में आ गया? इवन द शेयर होल्डर इज रेडी टू कन्वर्ट, बट मेरा प्रोविजन क्या, कॉन्ट्रवेंशन बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर हो गया? ओके बेटा आगे लिखो। किसने क्या बोला, कुछ पूछा है बच्चे ने? अतुलित सर, अच्छा तो राइट तो अच्छे नहीं लगता। हाँ अतुलित पूरा पार्ट चेंज था बेटा ये वाला, एक्जेक्टली। लिखो नेक्स्ट, लिखो, ये था 7th 8th 9th, लिखो, बस खत्म होने वाला है पार्ट सेक्शन ये वाला। लिखो नेचर ऑफ राइट,
अब ऐसे तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि सर ये वाले प्रोविजन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों पर एप्लीकेबल है, बट लास्ट में लोग बोल देगा नहीं भैया प्राइवेट पे एप्लीकेबल नहीं है। देखना तो लिखो इसके अंदर द होल्डर ऑफ शेयर, नेचर वाले पार्ट में लिखो द होल्डर ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, द होल्डर ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स has the same right like shares holder with voting right। भाई डिफरेंशियल राइट वाले के पास में तो राइट है, वोटिंग वालों के पास राइट थोड़ी है डिफरेंशियल वाला। दे कैन बी कन्वर्टेड, ओके, मतलब कन्वर्ट मतलब वो नहीं बोल रहा कन्वर्ट का मतलब, बट डिफरेंशियल वालों के पास तो ऑटोमेटिक जब उनको एक आप एडिशनल राइट दे रहे हो, ठीक है, बट वोटिंग राइट वालों में के पास सेम राइट थोड़ी बनेगा। हमने ऊपर क्या लिखा था, वोटिंग वाले कन्वर्ट नहीं हो सकते। यहां क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल वालों के पास में राइट है जो वोटिंग वालों के पास होता है, अनलेस चेंज, जब तक वो चेंज ना हो जाए तो बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। सेक्शन नंबर 48 में पढ़ोगे वेरिएशन इन राइट्स, हम पढ़ेंगे कि वेरी का मतलब क्या होता है। ओके ईशा लिखो बेटा 9th 10th लिखो, लिखो डिस्क्लोजर, राइट द वर्ड डिस्क्लोजर। लिखो कहां करोगे डिस्क्लोज, लिखो द रजिस्टर ऑफ मेंबर, द रजिस्टर ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 88 shall contain all the provision of shareholder with differential rights। भाई जिन जिन के पास में डिफरेंशियल राइट वाले शेयर हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहां पे होगी, द आंसर इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगी। ये आप याद करो ना, मेंबर्स के नाम के सामने लिखा होता है कि भैया उसके पास कितने शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर और कौन से शेयर है, कहां मेंशन होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन अंडर सेक्शन 88 के अंदर। ओके चलिए आगे आता हूं, नेक्स्ट लिखो 10th के बाद 11th, बस एक और बच गया बस खाली, लिखो डिस्क्लोज, सिर्फ एक और बच गया। कैसे, इसमें देख मेरी बात सुन, जो ये पार्ट है ना एग्जांपल डिस्क्लोजर वाले पार्ट है, इन पे क्वेश्चन नहीं बनता, तो कन्वर्जन में क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बना देगा एग्जाम। नहीं एग्जांपल में क्वेश्चन पूछता हूं, देख यहां पर नॉर्मली क्या होगा, सुन ध्यान से, लॉ के अंदर एक बड़ी ही खास और बहुत प्यारी बात है, वो प्यारी बात ये है बेटा कि लॉ में पॉइंट्स नहीं होते, प्रोविजंस होते हैं, और किसी भी प्रोविजन पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं बोलूं कि अच्छा इस टॉपिक पे बनेगा। कैन यू प्लीज टेल मी, अगर इस पे क्वेश्चन बना प्लीज चेक करना, मैं इसे पार्ट्स में लिखवा रहा हूं, बट एक्चुअली तुम अगर देखो तो ये पूरा पार्ट क्या चल रहा है कि कंपनी डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इशू कब कर सकती है, तो आंसर बना जब उसने डिफॉल्ट ना किया हो, तो डिफॉल्ट के पॉइंट चल रहे हैं, उसने कन्वर्जन, रिमेंबर बिफोर द वर्ड कन्वर्जन ऑल पॉइंट इज सेम, ए सिंगल वन, समझ रहे हो, क्लियर हुआ। तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया, इससे ऊपर वाला पार्ट एक कॉमन आंसर बन गया आपका, ठीक है, ओके चलो। अब एग्जांपल अगर मान लो इस पे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो इस पे बड़ा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा, क्या करेगा, वो आपको ऑप्शन दे देगा, एमसीक्यू में डाल देगा कि बताओ भैया अगर किसी का, मैं पूछूं रिप्लाई करना, अभी हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछता हूं, तुम हैंड टू हैंड रिप्लाई कर रहा हो, दिखाता हूं, लेट मी गिव यू एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूं, रिप्लाई करना मुझे, ठीक है, अब बनाते हैं, क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए मैं। If a company have defaulted, बोलूं अंजलि, बोलो क्या बोल रहे हो, बेटा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अंजलि रिप्लाई करना सब बच्चे, ठीक है। If a company has defaulted in payment, default in payment to shareholder, debenture holder, bonds, and company wants to issue the share with differential rights, the company can issue the share with differential rights after the expiry of option A 2 years, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन सी 10 ईयर्स। समझ में आ गया, आया,
क्वेश्चन कितना है घुमा मिले तुम्हें आंसर आता है, समझ में आया? वेरी गुड, सबने रिप्लाई किया 5 5 5 5 5 5 5 5। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो जहां पर प्रॉपर क्वेश्चन नहीं वहां पे एमसीक्यू बना के डाल देगा बेटा। अब तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, क्वेश्चन में 3 to 4 लाइन क्वेश्चन था, आंसर दे दिया आईईएस के ऊपर। तो आपको याद होना चाहिए कितने 5 साल की बात की है उसने। इज इट क्लियर? डन है? हाँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा था कांश, एग्जैक्टली, बट आंसर क्या था? शॉर्ट में आंसर था। और ये यही इसी को मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, एमसीक्यू की प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि मुझे बैठ के समझना पड़े, सोचना पड़े। एमसीक्यू की प्रिपरेशन उसको बोलते हैं कि क्वेश्चन सुना नहीं, आंसर ये रहा सर, हमें हमारा आंसर आता है, एबीसीडी में कहीं लिखा, हमें टिक करने का कुछ नहीं करना उसके अलावा। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर एमसीक्यू। ठीक है? सेम इज लाइक इन सब्जेक्टिव पोर्शन, प्रिपरेशन मींस एक क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे आंसर पता है, ये वाला प्रोविजन लिखना है, इतनी लाइनें लिखी जाएंगी, इतने पॉइंट लिखे जाएंगे, एग्जांपल ये फ्रेम होगा, खत्म। जब तक इस प्रिपरेशन में नहीं आओगे समझ लो तुम्हारी लॉ की तैयारी नहीं है। कि प्रिपरेशन का मतलब मैं समझता हूं 100%, बिकॉज समवन इज सेइंग यू एग्जांपल 60% लेके आ जा भाई, 70 लेके आ जा। आई एम ऑलवेज सेइंग why you are compromising with one number, a single number? You are not compromising with single number, you are compromising with 99 marks. कॉम्प्रोमाइज एक से नहीं करते हम लोग। एक साल में अगर आप एक छुट्टी लेते हो ना, तो आपने एक छुट्टी नहीं ली, आपने बाकी को कॉम्प्रोमाइज किया कि दोबारा भी ले सकते हो। ठीक है? तो वही सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। हाँ बोल बेटा। वर्सेस नहीं लिखा बेटा, अंडर सेक्शन लिखा है मैंने, यूएस लिखा है, U/S। ठीक है? ओके, चले आगे। लिखो, नेक्स्ट लिखो, डिस्क्लोजर। हाँ, 10th का पार्ट है बेटा। डिस्क्लोजर इन नोटिस ऑफ जीएम, जनरल मीटिंग के नोटिस के अंदर डिस्क्लोज करोगे, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर भी उसे डिस्क्लोज करोगे। और ये रिक्वायरमेंट है लॉ की, is required। लास्ट लिखो, फिर ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, सेक्शन 11, फिर पढ़ाऊंगा इस पार्ट को मैं पूरा। लिखो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43, जो पूरा पार्ट पढ़ रहे हो डिफरेंशियल राइट वाला, बिकॉज शेल नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट कंपनी, will not apply on private companies whose MOA, memorandum, that means and articles of association prescribed। इस लाइन का मीनिंग बड़ा सही मजेदार है, बताऊंगा मीनिंग क्या है इसका। सर कॉम्प्रोमाइज वर्ड मत बोलिए, गुस्सा आ रहा है आकांक्षा। कॉम्प्रोमाइज कहाँ बोला बेटा मैंने? अच्छा, कॉम्प्रोमाइज वर्ड मत, आकांक्षा कॉम्प्रोमाइज सिंपली मीन, देखो मैं कॉम्प्रोमाइज को हाथ हो गए, तो कुछ नहीं कह रहा, ये मेरा सोच है बेटा, मैं ऐसे सोचता हूं, क्या करूं। नहीं, देखो क्या होता है ना, एक बात सीखो लाइफ में, हमेशा चीजें ना अपने अकॉर्डिंग चलती हैं। अगर आप अपना 100% पार्ट डिपेंडेंट में डाल देते हो, डिपेंडेंसी में डाल देते हो, तो आप खुद के एग्जिस्टेंस को खो दोगे बेटा। इसलिए कभी भी देखो, सब कुछ लेके चलो, सब साथ चल रहे हैं, सबकी बातें मान रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमेशा खुद की पहचान को मत भूलना। जरूरी नहीं था कि जब टीचर्स, पहले टाइम में टीचर्स ही होते तभी बच्चे पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं है ना। हम ना पैनिक मोड में आ जाते हैं, बिकॉज वी जब जब पैनिक कब होता है बच्चा, मैं आपकी कंडीशन समझता हूँ, बट पॉइंट समझना, जहां पर हमारा खुद पे से कॉन्फिडेंस कम हुआ, वहां हमारा पैनिक मोड बढ़ जाता है बेटा। ठीक है? तो ऑलवेज मैं एक अभी तुम्हें छोटी सी बात बताऊंगा, छोटी सी बात। जब मैं अपने एग्जाम लिखने जाता था ना, मेरे एग्जाम में मेरी प्रिपरेशन से ज्यादा मेरे लिए एक चीज मैटर करती थी, और जिसकी वजह से मैं पूरे टाइम में सिर्फ अपना एग्जाम लिखता था। चाहे मेरे को आंसर कम आए ज्यादा आए, मैंने अच्छे से लिखा है, एंड दैट इज ओनली माई कॉन्फिडेंस। कैसा तो लेते? एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस एग्जाम में, यस एग्जैक्टली प्रतीक्षा। और कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस कोई तुम्हें देता नहीं है कि कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, इकट्ठा ले बेटा, थोड़ा पॉकेट में निकाला तो पॉकेट ले ले कॉन्फिडेंस।
Confidence, just like example, whatever the scene is, whatever the paper is, whatever the question is, I'm just ready. मेरे पास में इतना ज्ञान का भंडार है, आई कैन राइट, आई कैन फ्रेम माई आंसर. मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊंगा अपने बारे में, ज्यादा डीप में मत घुसना कि बताओ और क्या किया क्या किया. एक तुम्हें छोटी सी बात बताता हूं आज मैं, छोटी सी बात मेरे बारे में. जब मैं अपनी सीए एग्जामिनेशन दे रहा था और साथ ही साथ में मेरे ग्रेजुएशन एग्जाम चल रहे थे बीकॉम के. रिमेंबर इनिशियली मैं बीकॉम भी कर रहा था और बीकॉम में कर रहा था रेगुलर से, नॉन अटेंडिंग होके कि हाँ भी ठीक है, एडजस्टमेंट कर रखा था, जुगाड़ हो रखा था कि खाली एग्जाम देने जाना है मुझे. ठीक है, लिटरली मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स कौन कौन से, मुझे नहीं पता था. एंड द फर्स्ट ईयर मैथ सब्जेक्ट वाज कंपलसरी. मैथ सब्जेक्ट, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट शो कर सकता हूं अपनी, मैथ सब्जेक्ट वाज कंपलसरी इन ग्रेजुएशन. द फर्स्ट ईयर कंपलसरी था. और लिटरली जब मैं एग्जाम देने गया था, मेरे पास में 11th में मैथमेटिक्स था, लेकिन मैंने 12th में मैथ छोड़ दिया था. ये इसलिए नहीं छोड़ा था कि अच्छे की नहीं मुझे मुश्किल लगता था, नो, इसलिए छोड़ा था कि ओके सुन के लोगों ने बोला सुना, उस टाइम बहुत सुना है स्कूलिंग टाइम के अंदर कि भाई मैथ्स रहेगा, बाकी परसेंट अकाउंट वाले पार्ट में नंबर कम आएंगे, इसमें नंबर कम आएंगे, बिकॉज मैथ्स वाज ऑप्शनल दैट टाइम फॉर अस इन द कॉमर्स साइड और इन द कॉमर्स स्ट्रीम. मुझे आज भी याद है ग्रेजुएशन का पेपर लिख के आया था मैं, और मैथ्स का पेपर, थ्योरी की बात नहीं कर रहा, मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूं. जब मार्क्स मेरे आए थे ना मैथ्स में भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं टूटा था. मैं ठीक है यार, जो तुझे आया है, तुझे पढ़ा होता है, तूने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, ठीक है, पूरे साल नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, करके आया पेपर को. लिटरली बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस आई स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 90 इन मैथमेटिक्स. 10 मार्क्स तो एडिशनल मिलता था. 90 आउट ऑफ 90 इन मैथमेटिक्स विच वॉज नॉट माई पेपर, मेन पेपर, एंड आई वॉज माई यूनिवर्सिटी टॉपर इन द 3 साल तक लगातार. मैं अपने कॉलेज, अपनी मास्टर्स में यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं. कॉलेज में रहा 3 साल, उसके बाद में अपने 2 साल उसमें भी मास्टर्स में भी किया मैंने. एंड दैट इज नॉट बिकॉज, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं ओ बेटे मैं तो लगा वो बुक लेके खोलता बैठा था. ईशा मैं वही बोल रहा हूं, आई वॉज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. आई एम अगेन सेइंग द सेम थिंग. ब्रिलियंट वो नहीं होता जो बुक खोल के पढ़ता रहता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. बुक में घुस जाओगे, बुक वॉर्म बन जाओगे. बुक के साथ में अगर अपना स्मार्टनेस यूज नहीं करोगे, खुद का, आप एक एग्जांपल चीज चेक करना, पढ़ते समय अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है और तब पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा हर एक लाइन पढ़ा हुआ तुम्हें सिंगल टाइम में याद होगा. और अगर पढ़ते समय तुम ये टेंशन में हो कि मेरे से प्रॉब्लम ना हो जाए, चीजें मुश्किल होंगी या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं, माइंड में चल रहा है, तो बेटा आप उस टॉपिक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ोगे, तब जाकर तुम्हें क्लियर होता है. ये मेरा कंसेप्ट है, ये मेरा सोच प्रोसेस है, थिंक प्रोसेस है. सीए में हमेशा सिखाया गया, सीए में जब एंट्री मारी तब बोलते थे अरे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो, एग्जामिनेशन के लिए 60 मार्क्स, मतलब 60 प्लस मार्क्स. माय क्वेश्चन इज सिंगल वन, व्हाई नॉट फॉर 100? नंबर कम आएंगे, आ जाएंगे भाई. इफ 60 इज माय 100%, देन मैं क्या करूंगा, सोच के देखो ना ध्यान से. अगर मैंने अपना टारगेट 60 मार्क्स को ही क्या कर लिया, 100% बना लिया. आकांक्षा 15 में 2015 बेटा 15, सुनो, तो अगर उसको ही टारगेट बना लिया तो दैट इज योर 100% ना बेटा, और एक्चुअली दैट वाज नॉट 100%. तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ाई करते हो, हाँ एग्जैक्टली, तो 60 की प्रिपरेशन करोगे तो नंबर कम ही आएंगे, ऑब्वियस चीज होने वाली है. अब मैं हमेशा बच्चों की बात बोलता हूं, फिर मैं क्लास चालू करता हूं, सुनना. तुमसे पूछो, रिप्लाई करना. अगर तुम किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो जहां रनिंग रेस होने वाली है, और वहां पर तुम्हें बोल दिया गया कि दिस रेस इज ऑफ 400 मीटर. ईशा हाँ बेटा, दिस रेस इज ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर की रेस है, और आपको ऑप्शन दिया ही नहीं 200 भागना है, 300 भागना है. कितना भागोगे बताना, टेल मी. समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यहां तो तुम्हें ऑप्शन दे दिया, 400 में 200 में पास हो जाओगे, 40 नंबर में पासिंग मिलेगा, 50 में एग्रीगेट. अरे भैया सोचो, तुम्हारे पास है ही नहीं 40-50 का टारगेट. थिंक लाइक दिस, ICAI हैज नॉट प्रोवाइडेड यू द टारगेट ऑफ 40, 50 और 60. ICAI ने बोला देख भाई, सिंपल सी बात, 400 नंबर का फर्स्ट ग्रुप है, 400 का सेकंड ग्रुप है, पूरे लेके आ. नाउ व्हाट यू प्लानिंग, टेल मी. इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना. ऑप्शन मिल गया तो कॉम्प्रोमाइज मोड में रहता तुम लोग. तो बोले कॉम्प्रोमाइज वर्ड से गुस्सा आता हमको.
समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एग्जैक्टली आकांक्षा। और दैट इज द स्पिरिट ऑफ AIR। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको मैं। तुम्हें गाइड करने के लिए हम लोग हैं, हमें नहीं कोई गाइड करता। हमें बोलते रहे बस पास हो जा, दैट्स इट, इतना करते थे। बट व्हाट आई रियलाइज्ड इन माय एंटायर पीरियड, मैंने यही रियलाइज किया, योर कॉन्फिडेंस, योर मेंटालिटी, योर माइंडसेट मेक्स यू और ब्रेक्स यू, दोनों वर्ड है। बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है तुमको, ठीक है। आज अतुलित के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, लिटरली बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, कुछ मुझसे बात की, ये खुद को बनाएगा एग्जैक्टली। और तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो खुद पे ध्यान देते हैं प्रैक्टिकली, योर ऑन डिसीजन। आकांक्षा, वी हैव सरेंडर बेटा, वी हैव सरेंडर्ड। एट द सेम टाइम वी आर कैन नॉट परफॉर्म बोथ द टास्क। ओके, ठीक है, चलें आगे बढ़े। यस सर, ओके, ऐसा भी होता है, हाँ चलो आगे बढ़े, चलें बेटा। ओके आओ, तो पहले समझा दूं ये वाला पार्ट। ओके चलो, चलिए आओ बात कर लेते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने लिखा था ये वाला पार्ट सेक्शन नंबर 43, बट हमने इसको समझा नहीं था, तो आओ समझ लेते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब कुछ नहीं करना, आराम से चिल होकर बैठो और सुनो ध्यान से। थिंक लाइक मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं, बस तुम सुन रहे हो। जो तुम्हें एक्टर समझना समझ लो, है ना। ओके, देवम रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, ऑन है बेटा। थैंक यू, तू मुझे याद करवाता है, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता रिकॉर्डिंग को। थैंक यू। ओके सुनो देवम, एंड अब सभी बच्चे कुछ नहीं करना, देखो लेट्स ट्राई दिस कंसेप्ट। जब कोई बोलता है, कुछ समझाने लगता है, तो एकदम चिल होकर बैठ जाया करो, बस सुना करो। लिख लिया ना, तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, लिखने वाला खत्म। अब पेन रखो साइड में और बस जो बोलूंगा वो सुनते रहो, ठीक है। रिलैक्स होकर सुनते रहो। इस तरह फिल्म को देखते हो ना, फिल्म में क्वेश्चन नहीं पूछते ना। अच्छा बताना, किसी फिल्म के डायलॉग याद करते हो आप लोग? अरे अच्छा उसने क्या बोला, रुको रुको, पॉज करो वीडियो को, इज इट सो? नहीं, गो विद द फ्लो। मूवी चल रही, तुम भी चलते रहते हो। सेम यहाँ क्या करो, पढ़ते स्टडी करते हो उस टाइम क्या करो। जिन बच्चों को क्वेश्चन ये रहता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे की जाए, वो पढ़ाई करने का पैटर्न ये होता है बेटा। लिख लिया, नोट कर लिया, फिर सुनते रहो, दैट्स इट, ठीक है। सुनो ध्यान से। कह रहा सर, चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, सेक्शन है 43 to 72 आने वाले। हाँ, हीरो हीरोइन सब मैं ही हूं बेटा यहाँ पे। हाँ ओके, हाँ एग्जैक्टली। अब सुनो ध्यान से, आज हमारे लिए सब आप हो। हाँ एग्जैक्टली, सुनो। द फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ शेयर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में डिफाइन किया गया इस वर्ड को। क्योंकि याद करो, मैंने बात पहले बोल दी थी आप लोगों को कि आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रीलिम्स, उसमें सिर्फ डेफिनेशंस दी हुई हैं। बोर्ड क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, शेयर क्या होता है, सीए कौन, ये सब लिखा हो उसके अंदर। तो वही से डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 84, बिकॉज सेक्शन नंबर 2 इज द मेन सेक्शन फॉर डेफिनेशन एज यू ऑल नो इन द लॉ। और सेक्शन सब सेक्शन 84 इज डिफाइनिंग द वर्ड शेयर। तो शेयर का मतलब क्या बोला भैया? शेयर कैपिटल का पार्ट शेयर, नॉट ओनली द पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोला सर? दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, दैट शेयर इन ए शेयर पार्ट, शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग दिस स्टॉक। स्टॉक का मतलब समझता क्या होता है? सुनो ध्यान से बात को। स्टॉक का मतलब होता है भैया पर्टिकुलर। अगर मैंने बोला, मान लो मैंने बोला एक बंच ऑफ शेयर, आई कैन राइट दी वर्ड, लिखना नहीं है, नॉर्मली याद रखना। अगर मैं पूरे ग्रुप को, ग्रुप ऑफ शेयर इकट्ठा बनाता हूं, भैया इतने शेयर का लोट, लोट बना बोलते हैं, लोट बोलते हैं, लोट, लॉट ऑफ शेयर, लोट बना दिया, दैट लॉट इज कॉल्ड स्टॉक कहते हैं उसको, ठीक है। तो शेयर का मतलब शेयर कैपिटल का एक पार्ट जो कंपनी ने इशू कर रखी है, किया था, दैट पार्ट इज कॉल्ड शेयर। अब आता मुद्दा मेन ये नहीं है कि मीनिंग पूछेगा आपसे, क्वेश्चन चालू होता है यहां से एक्चुअली। तो बोलता है क्या? प्रोविजन फॉर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया, हालांकि सेक्शन नंबर 43 इज अबाउट द डिफरेंशियल राइट्स, वो डिफरेंशियल राइट के लिए स्पेसिफिकली। तो पढ़ते हैं कितने पार्ट में है, आओ बात करते हैं। 2 पार्ट में आप पढ़ चुके, इक्विटी वाला पार्ट और दूसरा कौन सा है? प्रेफरेंस वाला पार्ट। अब इक्विटी कैपिटल किसको बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 वर्ड आते हैं, हैविंग वोटिंग राइट और विद हैविंग डिफरेंशियल राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट इज डिफरेंशियल राइट, नॉट द वोटिंग राइट। वोटिंग राइट कॉमन पार्ट है, ओके। दूसरा बड़ा डिफरेंशियल राइट में क्या है भाई? राइट, एग्जांपल वोटिंग राइट के अलावा भी अगर कोई राइट किसी को दिया जाता है, वन और मोर राइट्स विल बी अलॉटेड टू द पर्सन, इट विल बी टर्म्ड एज डिफरेंशियल राइट्स। तो क्या बोला, आगे बढ़ते हैं।
तो दूसरा पार्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस का मीनिंग बचपन से सीखते हैं भाई, जिनको प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस किस चीज का मिलता है? दो बातें प्रेफरेंस है। वेलकम बैक, थैंक यू ईशा बेटा। दो प्रेफरेंस की बातें, वन इज कॉल्ड भैया उनको डिविडेंड की पेमेंट पहले मिलती है, दूसरी उनकी कैपिटल की जब वाइंडिंग अप का टाइम आता है, कंपनी बंद होने लगती है, तो उस टाइम पर उनकी पेमेंट भी पहले दी जाती है। ये उनका प्रेफरेंस है। रिमेंबर, उसी को पढ़ते हैं आगे बढ़ा। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है? वर्ड इज शेयर कैपिटल, जिसमें दो राइट आते हैं। प्रेफरेंस राइट है डिविडेंड वाला और एक कौन सा? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल वाला। कब? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो दैट टाइप ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट याद रखना दो बातें यहां पर, इक्विटी का डिफरेंशियल राइट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो, लिख लो नोटबुक के अंदर कि दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट इज, अब जो डिविडेंड की पेमेंट दी जाती है कैसे मिलती है? तो फिक्स रेट से या फिक्स अमाउंट से। खाली रेट नहीं होता, ध्यान रखना। नॉर्मली हम जानते हैं रेट होता है, रेट नहीं, रेट नहीं है। रेट भी हो सकता है, फिक्स अमाउंट भी हो सकती है, इंक्लूडिंग टैक्स और एक्सक्लूडिंग टैक्स। हाँ बेटा अटलीस्ट बोल। ओके कौन से वाला? हाँ इसके बाद बोलूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। मैं ये बोल रहा हूं प्रेफरेंस का मीनिंग क्या है, बचपन से सुनते आए भाई, सिंपल सी बात भाई। जिसको प्रेफरेंस दिया जाए, प्रेफरेंस किस बात का? बोला दो राइट मेन है उसके पास, उसकी डिविडेंड की पेमेंट पहले मिलेगी। ओके, दूसरा उसकी अगर कल को कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होता है, तो उस केस में उसकी कैपिटल भी पहले रीपे की जाएगी। ये बचपन सुनते आ रहे हैं 11th क्लास 12th क्लास से। तो दोस टू राइट्स विल बी कॉल्ड प्रेफरेंशियल राइट्स, और प्रेफरेंशियल राइट मिलना ही उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना देता है, एंड द कैपिटल इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल कैपिटल। ओके, तीसरा वर्ड बोला भाई जो पेमेंट मिलेगी कैसे मिलेगी? मतलब पेमेंट मिलेगी भैया सिर्फ रेट नहीं होता, फिक्स रेट भी हो सकता है और फिक्स अमाउंट भी हो सकती है। फिक्स रेट एंड फिक्स अमाउंट भी हो सकती है, और वो भी कैसे? इंक्लूडिंग टैक्स और वी कैन से एक्सक्लूडिंग टैक्स। बट डजंट मीन कि जिस पर्सन को रिसीव हुआ पैसा वो टैक्स नहीं पे करेगा भैया, वो करेगा। दैट पार्ट ऑफ डिविडेंड विल बी इंक्लूडिंग इन हिज इनकम एंड इट विल बी पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अगेन। बट कंपनी काट के देगी टैक्स या नहीं देगी, वो दोनों पार्ट हो सकता है। रिमेंबर, इजी क्लियर। जो बच्चे ने बोला भी था लास्ट में, किसने बोला था मुझे याद नहीं है, ईशा ने किसने बोला, मुझे बोला था सर टीडीएस वाला पार्ट किसने बोला था उस टाइम, मुझे याद है पार्ट। ओके चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आया वर्ड भाई कब शेयर कैपिटल, कोई भी टाइप की शेयर कैपिटल को एक प्रेफरेंस माना गया। भाई प्रेफरेंस का मतलब क्या? अब आप अगर मान लो आपको इक्विटी के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, कि वो लोग हैं, अब मान लो कंपनी सारा पैसा बांट चुकी है, प्रॉफिट डिक्लेयर कर चुकी है, फिर भी कुछ सरप्लस फंड बचा हुआ है। आकांक्षा ने कहा था, ओके वेरी गुड आकांक्षा, यस बेटा याद है हमें। अगर मान लो फिर भी कोई सरप्लस फंड बचा हुआ है, अब बताओ ना, पैसा बच चुका है, तुम फिर से खड़े हो गए हमारा पैसा हमको भी दे दो। तो दीज काइंड ऑफ राइट्स मेक्स यू, प्रोवाइड्स यू प्रेफरेंशियल राइट अगेन बेटा। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब दो तो कॉमन है, लिसन टू मी गाइस। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब दो पार्ट तो कॉमन है। बच्चे अक्सर क्या समझते हैं, सुनो ध्यान से बात को, दो राइट तो कॉमन है। पहला राइट तो क्या बोला भाई? डिविडेंड की पेमेंट। सेकंड राइट क्या बोला? कैपिटल रिपेमेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या जरूरी है ये दो राइट ही प्रेफरेंशियल राइट कहलाते हैं? किसी भी तरह का प्रेफरेंस, ऐसे समझो बात को, किसी भी तरह का दिया गया एडिशनल प्रेफरेंस मेक्स यू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। थिंक लाइक दिस, खाली कैपिटल में डिविडेंड नहीं, किसी भी टाइप का एडिशनल आपको एक प्रेफरेंस दिया जाए तो दैट मेक्स यू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। एग्जांपल के लिए टेल मी, आपको तो राइट दिया गया कि भैया अगर पैसा बच गया तो आपको भी पैसा दिया जाएगा, आपको भी पेमेंट दिया जाएगा। एग्जांपल पूछूं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक बात आपसे पूछी थी, पूछता हूं, रिप्लाई करना, ठीक है? यू आर हैविंग ए क्वेश्चन इन योर माइंड, सर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग या डिफाइन द टर्म डिफरेंशियल राइट्स। नॉर्मली एक बात बताओ, तुम बताना, मैं पूछता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कौन से राइट होते हैं? दो राइट कौन से होते हैं? टेल मी। कोई होती है, यही सुना आज तक। बट नाउ प्लीज टेल मी, अगर किसी शेयर होल्डर को ये राइट भी दे दिया जाए कि नॉर्मली हम क्या जानते हैं, सुनो ध्यान से, हम क्या जानते हैं वो बताता हूं। वेरी गुड ईशा, बहुत बढ़िया बेटा, बाकी सब बच्चे सुनना। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि सर कंपनी को प्रॉफिट मिला, समझना कहानी को, कहानी समझना। कंपनी को प्रॉफिट मिला, कंपनी उस प्रॉफिट में से पहले डिविडेंड देगी किसको? प्रेफरेंस वालों को। बच गया पैसा तो बांट देगी किसको? इक्विटी वालों को। रिमेंबर, ये जानते हैं हम लोग।
लेकिन सोचो अगर फिर भी पैसा एडिशनल या सरप्लस फंड पड़ा हुआ है तो नॉर्मली वो पैसा किसको मिल जाएगा, इक्विटी वालों को दे देते हैं। बट सोचो उस टाइम पर भी अगर किसी और टाइप का शेयर कैपिटल भी आगे खड़ा हो जाए और उसको कंपनी ने राइट दे रखी हो कि वो भी एडिशनल या सरप्लस फंड को शेयर करेगा, तो बताओ क्या ये प्रेफरेंस नहीं है क्या? एग्जैक्टली अतुलित, बोनस या राइट इश्यू टाइप में एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड प्रेफरेंस और नॉट, मिलेगा ना? तो वो प्रेफरेंस नहीं कहलाएगा क्या? कहलाएगा। तो प्रेफरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दो राइट ही है, प्रेफरेंस दिया जाना, इससे आपके पास एक एडिशनल प्रेफरेंशियल राइट आ जाता है दैट मेक्स यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली, यस यस। दो प्रेफरेंस तो फिक्स है पहले से, जिसको डिफरेंट करते हैं अलग से करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम अगर कोई भी एडिशनल प्रेफरेंस मिलता है दैट इज मेक्स यू प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? डन है? यस सर, यस सर। ओके, आगे आते हैं। तो एक लाइन देखो नीचे पढ़ा, सेक्शन 43 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज वेदर पब्लिक और प्राइवेट। हाँ बोल बेटा आकांक्षा। बेटा सुन ध्यान से, एक प्रेफरेंशियल वालों को दे चुके हो, एग्जांपल दिखाऊं? लेट मी शो यू समथिंग बेटा, ठीक है? देखो ध्यान से, मैंने बोला एक कंपनी के पास में इतना सारा प्रॉफिट रखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे नहीं बनाता मैं, आई मेक्स ए राउंड सर्कल। मैंने बोला कंपनी के पास में पूरा प्रॉफिट हुआ बेटा, ठीक है? कंपनी इसी प्रॉफिट में से अपने प्रोविजन बनाती है, पैसा बांटती है। मैंने बोला रेड वाला पार्ट, इतना पार्ट कंपनी ने, मतलब इतना पार्ट कंपनी ने दे दिया किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो ऑलरेडी बने हुए थे, जो उसकी कंपनी में आए थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, है फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। मिल गया? बच कितना गया बेटा? ये बच गया, ठीक है? तो अब इसमें से क्या किया भाई, जो डिविडेंड कंपनी को बांटना था, उस डिविडेंड में से कंपनी ने इतना डिविडेंड पूरा नहीं बांटा, तो ये बाकी पार्ट भी यूज करती है ना कंपनी, बाकी पार्ट भी तो यूज करती है, प्रोविजन बनाएगी, अलग पार्ट बनाएगी, मेंटेन करती है। इतना पार्ट कंपनी ने इक्विटी वालों को बांट दिया। अब नाउ टेल मी प्लीज आकांक्षा बेटा, ये क्या बच गया? इट इज कॉल्ड एडिशनल या रिटेन सरप्लस और नॉट? टेल मी। बन गया ना? मतलब प्रेफरेंस को भी मिल चुका, देखो तो, और इक्विटी को भी मिल चुका, फिर भी कुछ पार्ट बच गया, फिर भी कोई पार्ट बच गया। तो नाउ टेल मी दिस येलो पार्ट जो बच गया, अब कंपनी कहती है भैया देखो, नॉर्मली अगर मैं इस फंड को यूज नहीं कर रही, एडिशनल फंड बचा है, हमेशा ये थोड़ी कि जो प्रॉफिट आया सारा बांट दोगे। इज इट सो? ऐसा होता है क्या? कंपनी जितना प्रॉफिट सारा बांट देगी? इज इट सो? नहीं। रिमेंबर ना, प्रोविजन कहां से बनते हैं? प्रोविजन आज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। तो सोचो कंपनी ने कुछ फंड रखा हुआ था और कंपनी ने वो पूरा फंड यूटिलाइज नहीं किया, उसने बनाने थे प्रोविजन, नहीं बनाए प्रोविजन, तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी इस पैसे को इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर देगी, लेकिन साथ ही साथ में वो किसी और तरह के शेयर होल्डर्स को जिनके पास राइट नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बोलती है आओ तुम भी ले लो, आओ तुम्हें बोनस बांट दें, आओ तुम्हें दे दें। तो टेल मी प्लीज, सच काइंड ऑफ पार्ट, दिस ब्लू पार्ट, ये शेयर होल्डर कौन कहलाएंगे बेटा? बताओ, टेल मी। दीज विल बी प्रेफरेंशियल राइट्स। इज इट क्लियर? देखो ये प्रेफरेंशियल नहीं कहलाए क्योंकि इनको ऑलरेडी मिलता है पहले पैसा, इक्विटी तो मिलती मिलती। रिमेंबर, ये कहलाए ना जो नए लोग आए। समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? आकांक्षा यस डन। अंजलि, अतुलित, देवम, दोएश्वरी, प्रतीक्षा, ईशा बेटा, अतुलित रिप्लाई करो बेटा। समझ में आया क्या बोले सर? और वही लाइन यहां मेंशन की है उसने। इज इट क्लियर? डन 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 डन। ओके ठीक। अब एक बात देखना, यहां पे नीचे लिखी हुई है, कह सर ये जो सेक्शन 43 है ना, ये सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल है, चाहे प्राइवेट है पब्लिक हो। लेकिन सुनो सुनो सुनो, अभी जो तुमने नोट्स मैंने लिखवाया और जो लास्ट लाइन हमने लिखी है वो क्या लिखी है, चेक करना एक बार। इसके अलावा सबसे लास्ट में क्या लिखा हम लोगों ने? रोबर्ट, वेरी गुड, क्लियर है। प्रतीक्षा, यस क्लियर है। ओके, लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेशन, प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता। रिमेंबर, बट एक लाइन लिखी है, प्रोवाइडेड बाय MNAOA। व्हाट इट मीन समझो, लो समझो ध्यान से बात के अंदर। लॉ में जहां भी प्रोवाइडेड या प्रेस्क्राइब वर्ड दिखिए इसका मीन, यस एग्जैक्टली,
अब सुनो जो बोलने वाला हूं, नॉर्मली समझ आता बेटा। नॉर्मली क्या बोला, दोनों कंपनीज पर एप्लीकेबल है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। लेकिन मुझे बताओ कि किसी प्राइवेट कंपनी के एमओए एओ ने मेंशन कर दिया कि नहीं होगा एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होगा क्या? टेल मी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो मेन देखो जनरल प्रोविजन क्या है कि दोनों पे एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्शन क्या बन गया कि प्राइवेट कंपनी पर कब नहीं होगा, अगर उसके एमओए एओ में मेंशन नहीं है। इज इट क्लियर? दो बातें बन गई यहां पर। ओके क्लियर है? समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? मैं हिमाचल जाऊंगा, ठीक है, गाड़ी मिलेगी तब जाऊंगा। टेल मी, तो गाड़ी मिलना है, जैसे एग्जांपल गाड़ी मिलेगी तब मतलब क्या हो गया? अलग पार्ट बन गया ना। हाँ सर, जाऊंगा ही जाऊंगा में फर्क अलग हो जाता है। चलो आओ नेक्स्ट पे आता हूं। इक्विटी का मतलब मजाक वाला मीनिंग है। मजाक का मीनिंग कौन सा है? जो कैपिटल प्रेफरेंस नहीं होती वो इक्विटी होती है। बहुत बढ़िया, बधाई हो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। So now this particular provision which is very important and that is called differential rights वाला पार्ट। अब पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं अब वन बाय वन। हाँ सुनो वर्ड पे आता है। पहला वर्ड क्या कहता है सर? इश्यू ऑफ शेयर। बट कौन से शेयर? कौन से वाले भाई? विद डिफरेंशियल राइट्स, with additional rights apart from profit, apart from dividend rights and all. Remember differential rights वाले। तो बोला क्या है? बोला भैया सच इश्यू शैल बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल। सर हम इसको कैसे पढ़ के चले? आपने हमें बोला ऐसे कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस बेटा, कॉन्फिडेंस लो को पढ़ने का तरीका सीखो। अगर आप लोग लो को पढ़ते हो और लो की लाइंस को याद करना चाहते हो कि मैं सीधा लाइंस को पढ़ लूं, सर ने बोली मैं सेम डिट्टो याद कर लूं, मत करना है गलती। लो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा तुम्हारे लिए, नहीं बनेगा। सुन लो मेरी बात, मजा तब आएगा पढ़ने में लो को जब तुम पहले मीनिंग समझोगे और फिर प्रोविजन याद करोगे। समझे क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्वेश्चन जैसे तुमसे पूछता हूं ना, मैं हर बार तुम्हें क्लास में याद करवा रहा हूं, मेमोराइज करवा रहा हूं। तुम्हें पता होगा शायद, ये नहीं पता, मैं बता देता हूं। तुमसे पूछता हूं ना तो चीजें याद हो जाती हैं। एग्जाम्पल दूं, कुछ टाइम पहले मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, याद करो। हाँ, अब रिप्लाई कर रहा था, चेक करवाता हूं, चेक करवाता हूं। 5 साल याद आ गया? तो भूलोगे नहीं ना उस चीज को। तुमसे पूछा तो तुम्हें याद हो गया। अब तुम्हें प्रोविजन घुमा के पूछे, टेढ़ा पूछे, उल्टा करे, नीचे करे, कैसे ही करे, तुम्हें आंसर आता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो सेम लाइक हियर। अब मैं एक एग्जांपल, आई एम हैविंग 2 पैटर्न्स। सर इश्यू ऑफ शेयर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। सर इश्यू ऑफ शेयर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। ऐसे नहीं करना, पहले याद करो। याद मतलब अपनी लैंग्वेज में याद करो कि भैया डिफरेंशियल राइट वाले शेयर, ऐसे ही बोल के याद करो, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इश्यू करने हैं तो उसके लिए ऑथराइजेशन दिया गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो अगर मुझे चेक करना कि कोई कंपनी डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इश्यू कर सकती है या नहीं कर सकती, आई हैव टू चेक द आर्टिकल्स। ये मेरा मीनिंग हो गया याद करने वाला। बोलो याद हुई लाइन तुमको? याद हुई बात कि एओए को चेक किया जाएगा, रिमेंबर? तो वही अब आप पढ़ो प्रोविजन, अब तो प्रोविजन याद भी हो जाएगा। पहले मीनिंग, उसके बाद प्रोविजन। वेरी गुड। पहले वर्नैक्युलर लैंग्वेज समझो, फिर इंग्लिश में। हाँ एग्जैक्टली अंजलि, लीगल लैंग्वेज बेटा, नॉट इंग्लिश। लो पे इंग्लिश है ही नहीं बेटा, लो लीगल लैंग्वेज है। हाँ वेरी गुड। लेकिन आपने सही बोला, वर्नैक्युलर पहले अपने सेंटेंस को बनाओ, बिल्टअप करो। चलें? ओके यस सर, लीगल। ओके चलो। तो फर्स्ट क्या बोला भाई? इसका ऑथराइजेशन कहां पर है? एओ में मिलेगा। आगे कौन सा वाला रेजोल्यूशन पास होता है और कैसे होता है? टेल मी, 2 वर्ड बोलो। ओआर बाय पोस्टल बैलेट। ओआर, हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्ट, याद हो गया? याद होगी लाइन? याद हुई? 3 बातें बोलना मेरे साथ में। फर्स्ट ओआर, पोस्टल बैलेट और 74%। वेरी गुड। ओआर, पोस्टल बैलेट, वेरी गुड प्रतीक्षा, बहुत बढ़िया, एंड 74% वोटिंग पावर। इज इट क्लियर? ये 3 बातें याद रहेंगी, रिमेंबर? तो अब लाइन जोड़ते हैं। देखो देखो, लेट मी शो यू ए ट्रिक। 3 पॉइंट प्रोविजन है। पहला है एओए राउंड, ओआर राउंड, पोस्टल बैलेट पीपी 74%। 4 बॉक्स चेक करना। 4 बॉक्स मतलब तुम्हारे 3 प्रोविजन याद हो गए तुमको। कैसे बोलूंगा? ऑथराइज बाय आर्टिकल कब होगा? कम से कम ओआर पास होना चाहिए, पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होना चाहिए और मैक्सिमम 74% ऑफ वोटिंग पावर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्यों ऊपर नहीं जाएगा? ये अंडरस्टूड है?
क्योंकि अगर 75 हो गया तो एसआर बन गया, ओवर नहीं होगा फिर। बोलो क्लियर हो गया? ये किस लिए था कि इश्यू करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या हुआ? यस सर, राइट, क्लियर है। ओके आओ नेक्स्ट पे आता हूं। अच्छा फिर लाइन बना के लिख दी। तुम सिंपल पॉइंट पहले समझो, मीनिंग क्या है भैया। अगर कहने अच्छा तुमसे पूछता हूं, रिप्लाई करना, क्या कोई कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है डिफरेंशियल राइट्स वाले अगर उसने डिफॉल्ट किया हो तो? बोलो बोलो बोलो। नहीं कर सकती, ठीक है। और डिफॉल्ट कितने सालों का चेक किया जाएगा? वो भी कौन से? इमीडिएट प्रोसीडिंग, जिस दिन इश्यू कर रहे हो उससे पिछले 3 साल का। वो 5 साल अलग है, वो 5 साल था, डिफॉल्ट हो गया तब कब कर सकती है? ये 3 साल कब है कि जब आप डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इश्यू कर रहे हो तो कम से कम कंपनी को 3 साल पूरे हो जाने चाहिए, और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया जाना चाहिए। डिफॉल्ट किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं की, एनुअल रिपोर्ट में डिफॉल्ट नहीं किया। इज इट क्लियर? याद रहेगी बातें? तो प्रोविजन क्या बना? आकांक्षा बोल बेटा। ए वेरी गुड अतुल, शाबाश। हाँ सुन ध्यान से बात को बेटा। अगर मुझे बता आकांक्षा, आज ईयर चल रहा है 2022, 22 चल रहा है, ठीक है। मेरे को इस ईयर में अगर डिफरेंशियल राइट के सिक्योरिटी इशू करने हैं तो मैं पिछले 3 साल चेक करूंगा कि मैंने पिछले 3 सालों में डिफॉल्ट तो नहीं किया। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में चेक किया जाएगा कि पिछले, अभी तो कुछ नहीं किया, पिछले 3 साल में अगर डिफॉल्ट किया है, रिपोर्ट सबमिट टाइम पे नहीं की, एनुअल रिटर्न नहीं बनाई, तो क्या कहलाएगा? आप विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्टर। वेरी गुड, ओके सर, क्लियर हो गया? याद रहेगा? तो शॉर्ट तरीका क्या याद करने का? पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। तो फर्स्ट क्या बना? कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, एसडीआर। कौन सा? कब? अगर उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन या एनुअल रिटर्न्स को सबमिट नहीं किया इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 इयर्स। खत्म। याद रहेगी बात? खत्म। बोलो ओके, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट इज, बोला भैया कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया। और डिफॉल्ट किस चीज का? एक तो ऊपर आ गया, कौन सा डिफॉल्ट? चेक करो, डिफॉल्ट चेक करो। पहला डिफॉल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एनुअल रिटर्न के अंदर। अब डिफॉल्ट की भाई नंबर 2 पे आती है। भाई एग्जांपल के लिए कंपनी थी, हाँ थी, तो 3 साल में शेयर भी इशू किए होंगे, हाँ किए थे। अब ये तो नहीं है ना कंपनी पहली बार ही डिफरेंशियल राइट वाला इशू शेयर इशू कर रही, नहीं। क्या बोला? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी ने पहले का भी डिविडेंड डिक्लेयर किया था, लोगों से डिपॉजिट ली थी, उन पे इंटरेस्ट पेमेंट बकाया था, डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं की, उनके इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, प्रेफरेंस वालों का पेमेंट नहीं किया, तो डिफॉल्टर ही कहलाओगे ना भाई। किसी का पैसा बनता टाइम पेमेंट नहीं दे रहे हो तो क्या कहलाओगे? डिफॉल्टर हो या नहीं हो? टेल मी। समझे क्या बोल रहा हूं? हाँ बोल बेटा। मिनिमम 3 साल, यस, क्योंकि मिनिमम डिफॉल्ट तुम्हारा पिछले 3 साल में चेक किया जाएगा। लेकिन ये तो गया प्रोविजन एज पर द एक्ट। लेकिन अगर तुम्हें परमिशन मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो कर सकते हो। एक्सेप्शन, इजी 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 इजी, एमसीए, ठीक है, नेशनल बॉडी। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट पे आओ। अच्छा और डिफॉल्ट किसमें कह रहा? देखो ये डिफॉल्ट क्या था? ये सारा डिफॉल्ट था शेयर होल्डर वाला, डिबेंचर वाला, प्रेफरेंस वाला। क्या था? क्या? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस वाले, इनके अंदर डिफॉल्ट के पेमेंट में, और डिपॉजिट वाला। रिमेंबर? तो डिफॉल्ट अगर किया, यू आर नॉट अलाउड टू इश्यू शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू इश्यू शेयर विद डिफरेंशियल राइट अगर आपने डिफॉल्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग 3 इयर्स। नेक्स्ट पे आता हूं। यू हैव डिफॉल्टेड, द कंपनी डिफॉल्टेड द रिपेमेंट ऑफ एनी लोन। तुमने लोन लिया था, इंटरेस्ट पेमेंट बनती थी, किसमें डिफॉल्ट करके? किसमें? पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था, किसी स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन से लिया था, या किसी एससीबी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से लिया था। ऑब्वियस नेशनल, ये जो अपने स्टेट लेवल के ऊपर फाइनेंशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी से अगर आपने लोन लिया था एग्जांपल के लिए, और लोन की पेमेंट नहीं की, तो डिफॉल्टर ही कहलाओगे ना भाई। सोचो ध्यान से, डिफॉल्टर तो कहलाओगे। नेक्स्ट इज
पेमेंट ऑफ ड्यूज विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अगर आपने मान लो ऐसे प्रोविजन को भी फॉलो नहीं किया, मतलब इस समझते हो कैसा मतलब क्या है? इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि किसके लिए? एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन, मिनिमम वेज एक्ट, बोनस एक्ट, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस, रिमेंबर? तो एक्ट बने हुए, स्टेट लेवल एक्ट बने हुए हैं। अब मुझे बताओ जिस स्टेट में तुम बैठे हो, स्टेट में अगर वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए अगर कोई एक्ट बना हुआ है और वो पेमेंट तुम्हें देनी थी और तुमने नहीं दिया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट और नॉट? टेल मी, है ना? और डिफॉल्टर हो तो क्या तुम्हें इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स करने का राइट है? नो। इज इट क्लियर? नो 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 नो, नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज, आपने डिफॉल्ट किया, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ना, देखो सिंपल सी बात, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट है और वहां पर रेगुलेशन एक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है कि भाई सिंपल सी बात, अगर इन्वेस्टर से पैसा लिया है तो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट का क्या, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपने फंड यूज किया नहीं किया, अमाउंट क्रेडिट किया नहीं किया, इट मींस यू आर मेकिंग डिफॉल्ट। आप डिफॉल्ट कर रहे हो, डिफॉल्टर हो, कैन नॉट इश्यू सिक्योरिटी विद डिफरेंशियल राइट्स। इज इट क्लियर? ये सारी बात किसके हैं? पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन नंबर 5, प्रोविजन नंबर 4, 5th and 6th, these are on defaulting point. Is it clear? ये डिफॉल्ट पे चल रहा है पूरा प्रोविजन। दिखाओ भाई नेक्स्ट, कब कर सकते हो? आपने पढ़ ही लिया भैया, अगर डिफॉल्ट हो गया तो भैया हम तो भैया लड्डू के भैया वेट कर लेंगे 5 साल, 5 साल का इंतजार करो, और 5 साल के बाद में, वो भी कब? जब तक वो डिफॉल्ट वॉज मेड, अच्छा पूरा लिखा, जब तक डिफॉल्ट को आपने ठीक ना कर दिया हो। 5 साल के एक्सपायरी के बाद डिफॉल्ट ठीक हो गया तो उस केस में, ये भी नहीं कि और 5 साल वेट कर डिफॉल्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना बेटा उसको, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना बेटा। एग्जैक्टली, तो एजुकेशन का मतलब यहां पर क्या है? समझ में आया? उनको एजुकेट करना, उनको बताना। अब जरूरी है कि सामने जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो पढ़ा लिखा है? इज इट सो? नहीं ना? तो उसे इंफॉर्मेशन देना, उसे टर्म समझाना, उसे कंडीशन बताना, पैसा ले रहे हो, पैसा कहां लगा रहे हो, क्या है उसका रिटर्न आ रहा है, सब बताओगे नहीं बताओगे? आज एग्जांपल, तुम कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, तुम्हारा मैसेज नहीं आता, मेल आती है, आपने इन्वेस्ट किया था, इतना अच्छा प्रमोट कर रहा है, इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, इतना पैसा मिलेगा, डूब गया, बताओगे नहीं बताओगे उसको? समझ में आ गया? वो एजुकेशन फंड बोलते हैं उसको। क्लियर? कंपनी का फ्री में काम तो नहीं हो रहा ना, पैसा लग रहा है उसका उस चीज के ऊपर भी। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज, अगर कंपनी को किसी भी तरह की पेनल्टी लगी हुई है पिछले 3 सालों में, तो उसके, वो भी कौन से एक्ट में? आरबीआई, सेबी, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट और फेमा एक्ट। इन एक्ट्स के अंदर अगर कंपनी को पेनलाइज किया गया ट्रिब्यूनल की साइड से, मतलब सिंपल सी बात समझना, क्या प्रोविजन है, प्रोविजन समझना। कह रहा सर, अगर कंपनी को एनसीएलटी ने पेनलाइज किया, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि तो पिछले 3 सालों में अगर वो कंपनी किसी भी ऑफेंसिव वर्क में पाई गई, ऑफेंस मतलब उसने इन एक्ट्स के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन किया। ऑफेंस सिंपली मींस द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट्स, उसने इन एक्ट्स के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, फुलफिल नहीं किया, इन दैट केस, और उसमें उसकी वजह से उस पर पेनल्टी लगा दी। मतलब सिंपल सी बात, मैंने क्या किया? मैंने आरबीआई एक्ट को फॉलो नहीं किया, ठीक है, मैंने सेबी एक्ट को फॉलो नहीं किया, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। और कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो एनसीएलटी बोली भाई यहां पे यहां पे इस पे लगाओ पेनल्टी। तो अगर पेनल्टी लगी हुई है, 3 सालों में पेनल्टी लगी हुई, क्योंकि चेक करो 3 सालों में ही चेक करते हो पिछला, इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 इयर्स में डिफॉल्ट नहीं किया क्या उसने, तो सेम यहां भी वो चेक करो, 3 सालों में अगर पेनल्टी लगी हुई है तो क्या मैं एज ए कंपनी शेयर इश्यू कर सकती हूं विद डिफरेंशियल राइट्स वाले? इज इट सो? टेल मी। आकांक्ष, अंजलि, अनुतेज, अतुलित, देवम, दोहेश्वरी, ईशा, माही, पार्थी, अरे माही यार शांत है, पार्थी, पूर्वी, प्रतीक्षा, साहिल, शुभम, नो 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 नो, नहीं होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड, याद रहेगा। तो ये पार्ट था ओनली अप टू, कब नहीं कर सकते, यहां तक 7 तक। 4, 5, 6, 7 इस 4 के 4 पार्ट ओनली डिफॉल्ट के ऊपर थे,
विच इज ऑन द बेसिस की मीन्स कब नहीं कर पाएगी। अब आया वर्ड जो मैंने पूछा था आप लोगों से, क्या कन्वर्ट, क्या बेटा, पेनल्टी फिक्स नहीं है बेटा, जहां फिक्स नहीं है वहां कुछ भी हो सकता है। जहां हम लिख देते हैं ना कि 2 लाख लगेगी, जहां मेंशन करते हैं ना 1000 पर डे, वहां मेंशन वाला पॉइंट क्लियर लेके चलते हैं। लेकिन जहां मेंशन नहीं हो तो वहां क्या बोलते हैं। आज एक बात बता, जरूरी है क्या, एक बात बता, जरूरी है क्या कि जो डिफॉल्ट होगा वो सेम अमाउंट का होगा हमेशा कंपनी की साइड से? क्या हर कंपनी सेम डिफॉल्ट करेगी? इज इट सो? नहीं। तो पेनल्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी नहीं होगी? इसलिए मेंशन नहीं किया, पेनल्टी लिख दिया खाली। ओके क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं जो मैंने पूछा, कन्वर्जन वाला पार्ट क्लियर था, ये वाला पार्ट। इक्विटी विद वोटिंग राइट कैन नॉट बी, शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू डिफरेंशियल राइट्स, नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आओ, नेचर वाला पार्ट क्या था, डिफरेंशियल राइट के पास में सेम राइट है वोटिंग राइट वाले, बट वोटिंग के बाद डिफरेंशियल वाले राइट नहीं होते। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्क्लोज करना पड़ेगा भाई, किसमें, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर अगर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर होल्डर है उनका नाम डिस्क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट इज, साथ ही साथ में जब जीएम जनरल मीटिंग बुलाओगे, एजीएम ईजीएम बुलाओगे, बोर्ड की रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो उस टाइम भी इन डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो क्लियर बेटा? हाँ या ना? यस सर। और लास्ट पॉइंट वही है बेटा, दिस सेक्शन इज अप्लाइड ऑन प्राइवेट एज वेल पब्लिक कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता अगर एम और ए ने प्रेस्क्राइब किया है तो वो प्रोविजन वहां पड़ा था, उसी का एक्सेप्शन वाला पार्ट है वाला। समझ में आया? तो कोई डाउट है किसी को पूछना कुछ? 10th पॉइंट बेटा, डिस्क्लोजर सुन ध्यान से, पूछूं ऐसे मत याद रखो, ये प्रोविजन लिखे हुए हैं, पहले याद करते हैं, ठीक है? याद करते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी, अगर कोई कंपनी डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इश्यू कर रही है तो क्या उसके लिए डिस्क्लोजर देना जरूरी है या नहीं है, मीटिंग्स में, बोर्ड की रिपोर्ट में और कंपनी के रजिस्टर में? टेल मी। कितने? पहला कौन सा बोला? फर्स्ट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें भाई कौन से मेंबर, वोटिंग वाले, कौन से वाले, डिफरेंशियल वाले, ये बताना रिक्वायर्ड है नहीं? टेल मी। रिक्वायर्ड है। नंबर 2, क्या उसे जब अपनी मीटिंग बुलाएगी तो जनरल मीटिंग के नोटिस में क्या सभी पार्टिसिपेंट को नहीं बताएगी कि हमारे पास में डिफरेंशियल राइट्स वाले भी शेयर होल्डर हैं? हाँ है ना? क्या उसको अपने पास ये बताना नहीं पड़ेगा कि बीओडी की रिपोर्ट जो सबमिट करेगी तो बीओडी की रिपोर्ट के अंदर बताना नहीं पड़ेगा डिस्क्लोजर? बोलो यहां है ना? बस वही प्रोविजन लिखा है, खत्म। बातें थी, तीनों बातें लिख दी। एग्जैक्टली, दिस वन, दिस वन, दिस वन। क्लियर? समझ में आ गया? एनी डाउट? कोई और डाउट है किसी बच्चे का? ऑल 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 ऑल? यस सर, क्लियर। आकांक्षा, अनुतेज, अतुलित, अंजलि, देवम, दोहेश्वरी, ईशा बेटा, दीक्षा, पूर्वी, राइट क्लियर हो गया सर। दोहेश्वरी क्लियर है सर, क्लियर क्लियर क्लियर। क्या पुण्य बोला क्लियर है? हाँ मामू क्लियर है। ओके रोबर्टो क्लियर सर। ओके पूर्वी क्लियर, शुभम, साहिल, रोबर्टो, प्रतीक्षा, पूर्वी, पार्थी, माही, ईशा, दोहेश्वरी, देवम, अतुलित, अंजलि, अनुतेज, ऑल डन। क्लियर है? तो अभी मुझे एक नया टॉपिक चालू करना है बेटा, हेडिंग लिख लो उसकी, तो अभी वो स्टार्ट करूंगा फिर वो लिखा हुआ रह जाएगा। एक नोट कर लो, नोटिंग बना लो। खत्म हो गया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मैं एक न्यू हेडिंग लेंगे, पढ़ाऊंगा रात में वाला पार्ट, ठीक है? ये टॉपिक खत्म करेंगे रात में हम लोग। देखो वेरिएशन, और कल मेरी क्लास 8:30 पे होगी, मॉर्निंग वाली, ध्यान रखना। आज नहीं तो आज क्लास का टाइम किया था, कल मेरी क्लास मॉर्निंग 8:30 ही होगी। हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं मॉर्निंग वाली, कल 8:30 पे होगी, ठीक है? ओके, देखो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। भाई क्या शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया? अब देखो पॉइंट आ गया ना वही वाला, क्या इनके राइट्स को वेरी कर सकते हो? बताओ, क्या इनके राइट्स को वेरी कर सकते हो? टेल मी। यस 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 यस। आपने हेडिंग लिख लिया?
सेक्शन 48 बेटा। अभी टॉपिक, सिर्फ टॉपिक के नाम लिखवा रहा हूं मैं, दो टॉपिक पढ़ेंगे हम शाम को अपने पास। और दूसरा है वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। तो पहले हम पढ़ेंगे वोटिंग राइट्स वाला पार्ट। ये दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड टॉपिक है बेटा। सेक्शन 47 ये पार्ट हम पढ़ेंगे अपने पास में अपने आज की नाइट वाली क्लास में। ओके सर, ये टॉपिक है तो यस ही होगा ना? हाँ शिवम, यस बेटा, ठीक है। तो अभी वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को मैं, ताकि ये वाली क्लास कनेक्ट कर, जोड़ दूं से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और नाइट में हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, ठीक है बेटा, आ रही है बेटा? हाँ हेलो हेलो हेलो, अच्छा ठीक है। सुनो ध्यान से, ये पार्ट में करूंगा अभी, लेकिन एक काम करो तुम लोग, इस पूरे प्रोविजन के फटाफट से चार्ट बनाओ बैठ के अभी के अभी, ठीक है। तब तक मैं तुम्हारी क्लास को मर्ज करता हूं और फिर भागता हूं क्लास लेने के लिए, ठीक है। ओके, क्लास में आप नहीं पढ़ते हैं, दोबारा क्लास लेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय बेटा, बाय बाय, ठीक है, ओके बाय बेटा। 8:30 रात में मिलते हैं, थैंक यू, बाय।